ओके, तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है और जावास्क्रिप्ट में सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी हम लोगों को है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने HTML पढ़ा है, CSS पढ़ा है और बूटस्ट्रैप पढ़ा है। इसके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। अगर आप में से किसी ने अभी तक इनको कंप्लीट ना किया हो, तो आप लोग उनको रिवाइज़ करके बचे हुए लेक्चर जो है कंप्लीट ज़रूर कर लीजिए। अब होना क्या है यहाँ पे, देखिए अभी तो हम लोग जो HTML पढ़ रहे थे, HTML पढ़ाते टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी कि HTML क्या है? HTML को का पूरा नाम है जो है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये किस तरह की लैंग्वेज है? ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका काम होता है जनरली हमारे वेब पेज को क्रिएट करना, डिजाइन करना। CSS का काम क्या है? CSS जो है एक कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है और इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने HTML द्वारा बनाए गए डिजाइन को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में क्या होता है? बूटस्ट्रैप जो है CSS और जावास्क्रिप्ट का एक CSS प्लस जावास्क्रिप्ट मिला करके एक फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप इज अ फ्रेमवर्क ऑफ CSS एंड JS। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है किसी भी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए, मीन्स रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए इसका यूज होता है। अब रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का मीनिंग क्या होता है? तो जब आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो आज की डेट में जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो उसको कोई लैपटॉप पर भी जो है देख सकता है, कोई उसको डेस्कटॉप पर भी देख सकता है, कोई उस वेबसाइट को मोबाइल पर भी ओपन कर सकता है और कोई उस वेबसाइट को टैबलेट पर भी ओपन कर सकता है। तो सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है स्क्रीन वेरिएशंस का। मींस हमारे सामने हम एक वेबसाइट तो एक ही बना रहे हैं, लेकिन उस एक वेबसाइट को हमारा जो यूजर होगा, जो कस्टमर होगा, वो कहीं भी ओपन कर सकता है। कोई लैपटॉप पर ओपन कर सकता है, कोई मोबाइल पर ओपन कर सकता है, कोई जो है दूसरी जगहों पर ओपन कर सकता है। तो ये जो इश्यूज होते हैं, इनको समझने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए बूटस्ट्रैप बनाया गया, ताकि हर एक अलग अलग स्क्रीन के साइज के मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर या टैबलेट पर हमारी वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव दिख सके। अब टोटल अगर हमने जितना पढ़ा है उसको ध्यान दें, तो HTML, CSS और बूटस्ट्रैप, इन तीनों का ही मेन फोकस किस चीज पे था? इन तीनों ही का जो मेन फोकस है वो है वेब डिजाइन पर। मतलब अगर आप देखें तो हम लोग यहाँ पर वेब डिजाइन ही कर रहे हैं। HTML से वेबसाइट के वेब पेज के कंटेंट क्रिएट करते हैं, CSS से उनको अच्छा अच्छा डिजाइन, कलर, हाइट, विड्थ, साइज, बैकग्राउंड, फॉन्ट देते हैं। बूटस्ट्रैप से उस वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो एक तरीके से वेब डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। अब HTML के बारे में ही एक चीज और कही जाती है कि HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप या कोई आपको कहता है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने अभी तक प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है। HTML या CSS या बूटस्ट्रैप, ये देखो बूटस्ट्रैप तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है। बूटस्ट्रैप को CSS और जावास्क्रिप्ट से मिला करके एक फ्रेमवर्क की तरह बनाया गया है, जिसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं, वो सारी चीजें बनी बनाई दे दी गई हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप इज नॉट अ लैंग्वेज। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप इज अ फ्रेमवर्क जिसका काम है हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना, और ये बूटस्ट्रैप बना है CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज करके। तो जो HTML है, HTML एक लैंग्वेज जरूर है, बट ये एक वेब डिजाइन की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका काम है वेब पेज डिजाइन करना। और उसी वेब पेज डिजाइन किए हुए वेब पेज में इंटरेक्टिव चीजें, एनिमेशंस, कलर्स अप्लाई करने का काम किसका है? CSS का है। तो CSS भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये भी एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज की कैटेगरी में ही आती है। मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो वेब डिजाइन के काम आती हैं, ठीक है। तो जनरली HTML भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और CSS भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और बूटस्ट्रैप भी नहीं है, क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है वो एक लैंग्वेज ही नहीं है। बूटस्ट्रैप CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलकर के बना है। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इस लैंग्वेज में अंतर क्या है।
तो जो ये लैंग्वेज है HTML, ये भी एक लैंग्वेज है, और जो जावा स्क्रिप्ट है वो भी एक लैंग्वेज है। लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट है या सी है या C++ लैंग्वेज है या जावा लैंग्वेज है या C# लैंग्वेज है या पाइथन लैंग्वेज है, ये जो सारी लैंग्वेजेस होती हैं ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती हैं, और जो हमारा HTML है वो सिर्फ डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंग्वेज है। अब मेन मेन डिफरेंस क्या है, देखिए HTML में आप देखा जाए तो हम कोई भी तरह का अर्थमेटिकल या लॉजिकल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो HTML और CSS का यूज करके हम लोग लॉजिकल या कोई भी अर्थमेटिकल टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यही काम के लिए आती है। मतलब अगर हमें कोई अर्थमेटिकल या कोई लॉजिकल टास्क परफॉर्म करना है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना है। अब अर्थमेटिकल और लॉजिकल टास्क क्या हो सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे सामने ये गूगल मीट है, और गूगल मीट में देखिए एग्जाम्पल के लिए हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये माइक ऑफ हो जाता है हमारा, और इस पे फिर से क्लिक करते हैं तो माइक ऑन हो जाता है हमारा। ये जावास्क्रिप्ट का काम है। एग्जाम्पल के लिए हम इस पे यहाँ पे देखिए सब लोग का फोटो दिख रहा है या सबका नाम दिख रहा है, हम जिसका यहाँ पे चाहे उसका यहाँ पे पिन कर सकते हैं। पिन का मतलब जिसके पिन पे क्लिक कर देंगे उनका यहाँ पे स्क्रीन सामने दिखने लग जाएगा। ये जावास्क्रिप्ट का काम है। ये मतलब बूट आपका HTML से नहीं हो सकता। यहाँ पे देखा जाए तो ये जितना भी चीजें आप देख रहे हैं, जैसे ये बटन है ना, ये देखिए ये बटन, ये टेक्स्ट, ये आइकॉन, यहाँ सबके फोटो आ रहे हैं, ये सब कुछ किससे आ रहा है, ये सब HTML और CSS से आ रहा है। लेकिन जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं वो HTML और CSS से नहीं हो रहे हैं, वो आपके जावा स्क्रिप्ट से हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर इसके क्लिक होने पर यहाँ पे एक मेन्यू ओपन होती है, तो ये जो मेन्यू ओपन हो रही है ये जावा स्क्रिप्ट का काम है, ना कि HTML या CSS का। HTML और CSS से ये मेन्यू को डिजाइन किया गया है। HTML और CSS से इस मेन्यू को डिजाइन जरूर किया गया है, लेकिन डिजाइन करने के बाद ओपन और क्लोज करने का काम किसका है, वो जावास्क्रिप्ट का है। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमें जो भी अर्थमेटिकल का मतलब ये हो गया जितने भी जोड़ गुणा भाग के काम करने हैं, मैथमेटिकल काम करने हैं, वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होंगे। और अगर हमें कोई लॉजिकल काम करना है, मतलब कोई किसी पर्टिकुलर लॉजिक के अकॉर्डिंग काम करना है, जैसे माइक ऑन हो तो आवाज जाए, माइक नहीं ऑन हो तो आवाज ना जाए, ये काम कैसे होगा, ये काम जो है आपका जावास्क्रिप्ट से होगा। तो यहाँ पर ये लॉजिकल टास्क के अंदर आता है। तो हम लोग यहाँ तक 2 नंबर को अगर जोड़ना हो तो वो भी हम लोग HTML से नहीं कर सकते, वो सारा काम हम लोग को किससे करना पड़ेगा, आपके जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं, जैसे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके यूज हैं। तो अगर हम लोग देखें फीचर्स या फिर बेनिफिट्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट, तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जावा स्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, साथ में इसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कई तरह की होती हैं, जैसे सिस्टम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, मोबाइल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या हार्डवेयर किसी डिवाइस दूसरे हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कई तरह की होती हैं। मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑफलाइन काम करती है, कोई लैंग्वेज है जो ऑनलाइन काम करती है, कोई लैंग्वेज जो है मोबाइल को कंट्रोल करने के काम आती है, कोई लैंग्वेज जो है लैपटॉप को कंट्रोल करने के काम आती है, कोई लैंग्वेज जो है मान लीजिए हमारे घर में लगा हुआ जो AC है या फ्रिज है उसमें भी काम आती है। यहाँ तक हमारे जितने भी
इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, लगभग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग यूज हो रही होती है उनमें, अगर कोई भी किसी तरह का काम उसमें हो रहा होता है। जैसे फ्रिज की बात कर ले, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में अगर जो फ्रिज होता है, जनरली सबके घर में जो फ्रिज आज के डेट में होगा, उन सभी में एक चीज होगी, वो चीज होगी ऑटोमेटिक जो है वो फ्रिज एक टेम्परेचर के बाद कूलिंग करना बंद कर देता है। जैसे ही टेम्परेचर एक बिलो द पॉइंट जाता है, फिर से वो कूलिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो वो भी एक तरीके की लॉजिकल प्रोग्रामिंग वहां पे कर दी गई है कि अगर टेम्परेचर इतना चला जाए तो फिर ये कूलिंग करना बंद कर दे, और अगर वापस से वो इतना इतना हो जाए तो फिर से कूलिंग करना स्टार्ट कर दे। तो मान लीजिए आपको आपका जो टेम्परेचर है कूलर का फ्रिज का आपने सेट किया कि 5 डिग्री पर जो है हमारा जो है, एग्जांपल के लिए हम चाहते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे फ्रिज का टेम्परेचर रहे। अब 2 डिग्री टेम्परेचर तक उसको चला, जैसे ही 2 डिग्री हुआ तो 2 डिग्री पे आकर के वो बंद हो गया फ्रिज, ताकि बिजली बचा पाए वो आपकी, ताकि फ्रिज ऑटोमेटिक बंद हो गया ताकि बिजली बचा पाए। सेम तरीके से थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लग गया हमारे उसका फ्रिज के अंदर का, मान लो 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया, तो फिर से उसने कूलिंग स्टार्ट कर दी, फिर से वो 2 डिग्री तक ले आया, फिर 2 डिग्री पे आकर के बंद हो गया। इससे क्या होगा, इससे हमारा समय, और मान लीजिए हमारा दिन रात फ्रिज चल रहा है तो वहां पे बिजली बचता है, ऑटोमेटिक वो करता है काम। तो ऐसे ही जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है अलग अलग चीजों के लिए होती है। तो जो हमारी जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, या ये इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्क्रिप्टिंग के काम आती है। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्टिंग का मतलब यहाँ पे है वेब प्रोग्रामिंग से। वेब का मतलब जो हम लोग देखिए बना रहे हैं HTML और CSS से, वो सब चीजें तो वेब पे ही चल रही है ना, कहीं ना कहीं हम सबके मोबाइल के ब्राउजर पे या लैपटॉप के ब्राउजर पे ही तो चल रही है, इंटरनेट पे ही चल रही है ना। तो वो चीजें जो है इंटरनेट पे चल रही है, वेब पे चल रही है, इसलिए जो जावा स्क्रिप्ट है ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये वेब प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात ये होती है कि जो हमारा वेब प्रोग्रामिंग होता है इसमें एक पॉइंट रहता है, तो वो हम समझा देते हैं आपको। आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, अगर कंप्यूटर के बारे में जानकारी है आपको, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था, क्लासेस वगैरह हुई होंगी अगर कॉलेज में, तो ये देखिए आपने पढ़ा होगा कि एक होता है जब हम किसी वेब की बात करते हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें ना किसी वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि www.something.com करके, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं ब्रश इसका मोटा करता हूँ, तो जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई वेबसाइट की, मान लीजिए वो google.com हो सकता है। तो जब हम google.com की बात करते हैं, मान लीजिए www.google.com में कोई भी वेबसाइट वो हो सकती है। तो जब हम किसी वेबसाइट की बात करते हैं, तो जब हम वेबसाइट को अपने लैपटॉप के थ्रू, किसी वेबसाइट को लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू हम जब किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जब हम किसी लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो सेम टाइम पर हमारा जो इंटरनेट है हमारे लैपटॉप में कनेक्टेड या मोबाइल में जो कनेक्टेड इंटरनेट है वो किसी सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो इधर क्या होता है, हमारा एक सर्वर होता है, और सेम टाइम पे जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट भेजने का काम किसका होता है, वो हमारे कंप्यूटर का होता है। तो एक तरफ क्या होता है, हमारा कंप्यूटर होता है, इसे क्लाइंट कहा जाता है। तो टेक्निकली लॉजिकली यहाँ पे है जो बात बनती है कि जब हम किसी वेबसाइट को, वेबसाइट का मतलब यहाँ पे मेरा क्या है, जैसे वो कोई भी URL हो सकता है। URL आप लोग जानते हैं, URL मतलब यूनिकोड रिसोर्स लोकेटर, जिसमें क्या होता है जैसे www.google.com, www.facebook.com या www.digicoders.com.in, ऐसा करके कोई भी जो है वेबसाइट का नाम हो सकता है। तो जब आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में जाकर के कोई वेबसाइट, कोई URL हिट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे सर्वर पे जाता है, उसका रिक्वेस्ट हमारा कंप्यूटर क्या करता है, वो रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पर भेजता है। ठीक है, वो क्या करता है, हमारे सर्वर पर उसकी रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब ये रिक्वेस्ट सर्वर पर गई। अब सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। जैसे आपने टाइप किया google.com,
तो हमारे कंप्यूटर से वो रिक्वेस्ट कहाँ गई, सर्वर के पास। सर्वर ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को देखा, वैलिडेट किया और उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स आपको दिया। तो वो रिस्पॉन्स कहाँ आया, हमारे क्लाइंट के पास। मतलब हमारा जो क्लाइंट है उसने रिक्वेस्ट की सर्वर को यूजिंग यूआरएल और सर्वर ने हमारे क्लाइंट को उसका रिजल्ट दे दिया। तो जैसे हमारे क्लाइंट ने हमारे क्लाइंट मतलब हमारा कंप्यूटर, अपना पीसी जो है, जो अपना पीसी है यहाँ पे, वो हमारा यहाँ पे क्लाइंट है। उसने क्या किया, एक यूआरएल हिट किया, किस पे, सर्वर पे। सर्वर ने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स दे दिया हमको, और वो हमारा यहाँ पे मान लो जो भी वेबसाइट होगी वो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो यहाँ पर बात यह आ जाती है कि ये भी एक कंप्यूटर है हमारा क्लाइंट, और सर्वर भी एक तरह का कंप्यूटर ही होता है। बस क्लाइंट या यूं कह लो हमारे कंप्यूटर से थोड़ा बेहतर, थोड़ा अच्छा, थोड़ा फास्ट कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो और उसके पास कैपेबिलिटीज ज्यादा होती हैं, उसके पास फीचर्स ज्यादा होते हैं। तो जो सर्वर होता है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही होता है। अब क्लाइंट भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। तो जब हमारा क्लाइंट, हमारा मतलब कंप्यूटर, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और रिटर्न में सर्वर हमको रिस्पॉन्स देता है, ये काम कैसे होता है देखो। जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, यहाँ हमने लिखा google.com, ये हमने यूआरएल लिखा, और जैसे ही हम इसको एंटर करके हिट करेंगे तो हमारा कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर के में इंटरनेट जो कनेक्ट है उसकी सुविधा से वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा, और google.com के सर्वर पे जो डेटा मिलेगा वो ला करके हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा देगा। तो ये देखिए जो अभी डेटा आया, ये सब कुछ बैकएंड में हुआ, अपने आप हो गया। लेकिन क्या किया मैंने एक यहाँ पे यूआरएल लिखा, वो यूआरएल लिख करके एंटर किया, हमारे कंप्यूटर ने सर्वर के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट किया, उसके साथ में कह सकते हो बातचीत की, और जो वहां से इस यूआरएल का डेटा आया वो डेटा वहां से लाया और यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो अभी देखिए, मान लीजिए एक तरीके से यहाँ पे अभी कम्युनिकेशन हो रहा है और डेटा वहां से आ रहा है। तो जब डेटा आता है ना, तो इकट्ठे नहीं आ जाता है, थोड़ा थोड़ा करके आता है। तो देखिए जब डेटा आ जाता है तो हमारी वेबसाइट हमारे सामने दिख जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है कि हमारे कंप्यूटर से सर्वर के कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन हुआ, और सर्वर ने जो डेटा भेजा वो यहाँ दिखा दिया गया। तो हमारी जो लैंग्वेजेस है, अब यहाँ पर ये सब मैं क्यों बता रहा था, इसको बताने का रीजन ये था कि हमारी जो लैंग्वेजेस है ना, वो भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस जो क्लाइंट पर काम करती हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस जो सर्वर पर काम करती हैं। सर्वर पर कौन सी लैंग्वेजेस काम करती हैं आज की डेट में, अगर हम लोग देखें तो PHP, C#, जावा, JSP, पाइथन, है ना, ऐसी कई और भी लैंग्वेजेस हैं, ASP.NET। ये सारी लैंग्वेज कहाँ काम करती हैं, सर्वर पर। अब अगर हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट साइड पर HTML, CSS और जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट, ये क्लाइंट साइड पर काम करती हैं। इनका सर्वर से कोई मतलब नहीं होता है। क्यों मतलब नहीं होता है, सर्वर जब रिस्पॉन्स देता है तो वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में ही देता है। फिर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को हमारा ब्राउजर हैंडल करता है। लेकिन PHP, C#, जावा, JSP, पाइथन, .NET ऐसी जो लैंग्वेजेस हैं, इनको सर्वर हैंडल करता है। मतलब डिवाइड कर दिया गया है कि ये वाली लैंग्वेज सर्वर पर चलेगी और ये वाली लैंग्वेज क्लाइंट पर चलेगी। तो ये सब मैं इसीलिए समझा रहा था ताकि आपको मैं ये समझ में आए कि आने वाले टाइम पर हम जो लैंग्वेजेस पढ़ेंगे उनमें कुछ लैंग्वेज क्लाइंट पर काम करेंगी, कुछ लैंग्वेज जो है सर्वर पर काम करेंगी। अब देखिए, तो जावास्क्रिप्ट के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये हमने यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा था क्लाइंट साइड, इसका कारण यही था। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बताया क्या होता है, वो लैंग्वेज जो हम जिससे हम लोग कोई भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल टास्क को परफॉर्म कर सके, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कई तरह की होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था अभी, कुछ मोबाइल पे काम करती हैं, कुछ लैपटॉप पर काम करती हैं, कुछ जो है आपके
जो है वेब पर काम करती हैं, कुछ जो है अलग अलग हार्डवेयर में काम करती हैं। तो जो हमारी ये वाली लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, ये क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब ये हमारी जो है वेब बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है ना। और क्लाइंट साइड है, तो क्लाइंट साइड का मैंने मतलब आपको बता दिया कि ये क्लाइंट साइड क्यों है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर पर ये काम करती है। अभी हमें इस जावास्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए या यूज करने के लिए सर्वर नहीं चाहिए, लेकिन आने वाले समय में हम जब पाइथन पढ़ेंगे तो सर्वर भी चाहिए होगा, या कल को पीएचपी पढ़ेंगे या कल को डॉटनेट पढ़ते हैं तो हम लोग को सर्वर के बिना काम नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि हम लोग सर्वर अलग से खरीद सकते हैं इंटरनेट पे, या फिर अपना सर्वर बना सकते हैं, बट वो बहुत महंगा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग अपने ही कंप्यूटर को उस केस में सर्वर और क्लाइंट दोनों ही बना सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन होता है, तो वो आगे पढ़ेंगे। तो ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, बट ये स्क्रिप्टिंग टाइप की लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग का मतलब वेब बेस्ड लैंग्वेज है, और क्लाइंट साइड का मतलब ये हमारे कंप्यूटर पर काम करने वाली लैंग्वेज है, इसको सर्वर की नीड नहीं है भाई। जावास्क्रिप्ट का पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज है कि जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिकल और लॉजिकल टास्क इन HTML पेज। अभी क्या होता था, आप जो HTML का पेज बनाते थे उसमें अभी तक आप कोई भी अरिथमेटिकल या लॉजिकल टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते थे, बट यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम लोग HTML वाले पेज में भी अब अरिथमेटिकल या लॉजिकल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन बी एम्बेडेड in HTML using script tag। तो जावास्क्रिप्ट जो है आपके HTML में ही एम्बेड हो जाएगी। एम्बेड का मतलब जुड़ जाएगी, हमारे HTML के पेज में ही जावास्क्रिप्ट को आप जोड़ सकते हैं। कैसे? स्क्रिप्ट टैग का यूज करके। तो जब आपको HTML पढ़ा रहे थे हम, तो आपको कई बार हम लोगों ने ये वर्ड सुने होंगे आप सब लोगों ने हमसे, और आप लोग जानते हैं कि टैग होते हैं, जैसे H1 टैग होता है, div टैग होता है, p टैग होता है, a टैग होता है, बॉडी टैग होता है, हेड टैग होता है। वैसे ही एक स्क्रिप्ट टैग होता है, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो कोडिंग की जाती है वो जावास्क्रिप्ट होती है। तो जावास्क्रिप्ट आप अपने HTML पेज में जोड़ सकते हैं यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब हम लोग अपने HTML वाले ही पेज में जावास्क्रिप्ट भी जोड़ लेंगे। बस हमें करना क्या होगा, हमें बस वहां पे स्क्रिप्ट टैग जो है यूज करना होगा। आगे देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, या और क्या कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू डिजाइन मोर इंटरैक्टिव एंड यूजर रेस्पॉन्सिव वेब पेजेस। तो जावास्क्रिप्ट का यूज आप कर सकते हैं अपने वेब पेज की डिजाइन को और भी ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए। जैसे अभी आप वेब पेज तो बना ही रहे थे, अब आप उससे भी अच्छा वेब पेज बना सकते हैं, उससे भी ज्यादा यूजफुल और कंटेंटफुल और इंटरेक्टिव वेब पेज बना सकते हैं। और ये यूजर रेस्पॉन्सिव वेब पेज भी बना सकते हैं आप। यूजर रेस्पॉन्सिव का मतलब कि अलग अलग टास्क परफॉर्म होने पर आप यूजर को रेस्पॉन्स दे सकते हैं। जैसे यूजर ने किसी बटन पे क्लिक किया तो आप यूजर को उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अगर किसी ने आपका यूजर ने जो है आपके जनरली मान लीजिए कहीं पर क्लिक किया, या कहीं पर कॉपी पेस्ट किया, या कुछ सेलेक्ट किया, या कहीं टाइप किया, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अब ये भी आप ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग और भी चीजें कुछ कर सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट हैज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स टू बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशंस। देखिए जावास्क्रिप्ट के पास या जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पर बनाए हुए बहुत सारे लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क भी हैं
जिनका आप वेब पेज बनाने में या वेब एप्लीकेशन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जेक्वेरी, यूआई, है ना। बहुत सारे और भी हैं, जैसे आपने शायद सुना हो रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, है ना। इस तरह के बहुत सारे और भी फ्रेमवर्क हैं, करीब मान के चलिए 100 से भी ज़्यादा यूजफुल फ्रेमवर्क हैं और लाइब्रेरी हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट में जो है अच्छे अच्छे वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अभी तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट अगर आपने सीख लिया तो जावा स्क्रिप्ट से ही बने हुए जेक्वेरी यूआई, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस जैसे और भी फ्रेमवर्क आते हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट से ही बनाए गए हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि उनमें भी जावा स्क्रिप्ट ही होता है और वो भी बड़े यूजफुल होते हैं। तो ऐसे ही कई सारे काम जावा स्क्रिप्ट से किए जा सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट कैन बी यूज टू परफॉर्म अजैक्स ऑपरेशंस। अजैक्स ऑपरेशंस क्या होते हैं? अब अजैक्स ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो अजैक्स ऑपरेशंस का मतलब होता है बैकग्राउंड टास्क, ऐसे टास्क जो कि एसिंक्रोनस टास्क होते हैं। एसिंक्रोनस टास्क को अजैक्स टास्क कहा जाता है। अजैक्स का पूरा नाम भी यही है, एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, AJAX इसका पूरा नाम है। ए फॉर एसिंक्रोनस, जे फॉर जावा स्क्रिप्ट, ए फॉर एंड, एक्स फॉर एक्सएमएल, एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे बैकग्राउंड टास्क होते हैं, एसिंक्रोनस टास्क होते हैं, जो कि हमारे वेबसाइट की एग्जांपल के लिए बहुत सिंपली बात करें कि जैसे ये हमारी एक वेबसाइट जो है ओपन है, लेकिन मान लीजिए हम यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हैं, वेबसाइट में जो हो रहा है वो कर सकते हैं, और साथ में उसी टाइम पर अगर हमारा कोई बैकग्राउंड टास्क भी चल रहा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने चैटिंग पे क्लिक किया और यहाँ चैटिंग भी करने लग गए, तो ये एक तरह का एसिंक्रोनस टास्क है कि आप इधर वेबसाइट को भी देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, साथ में यहाँ चैटिंग भी कर रहे हैं, तो ये एसिंक टास्क है, तो बैकग्राउंड में काम करता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप इस तरह के टास्क भी जावा स्क्रिप्ट से ही परफॉर्म कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट कैन बी यूज टू या कैन बी यूज फॉर फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन आपने बहुत वेबसाइट में देखा होगा, जैसे ये वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट में यहाँ पे एक छोटा सा देखिए फॉर्म बन के आ रहा था, अभी ये रहा। अब इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही बटन पर, तो देखिए ये तुरंत ही क्या आया कि फॉर्म ये सबमिट नहीं हुआ, यहाँ पर मैसेज आ गए एरर के, और यहाँ पे देखिए लिख के आया दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ऐसा क्यों आया? इसका मतलब ये है सिंपल सा कि आप अपना डिटेल भेजने के मतलब सबमिट करने पे यहाँ बटन पे क्लिक करने से पहले इसको पहले फिल करिए आप। तो ये यहाँ पे सिंपली सिस्टम बनाया गया है, इसे कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन, कि कोई भी फॉर्म को फिल किए बिना सबमिट ना कर सके, पहले उसको वैलिडेट किया जाए तब आप उसको सबमिट कर पाए। ये लॉजिक यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट कैन बी यूज फॉर फॉर्म वैलिडेशन, ये बनाया गया। ऐसे ही कई और टास्क होते हैं जिनका यूज हम लोग करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट में कुल मिला के ये कह सकते हैं हम लोग अभी बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये हमने कुछ मेजर पॉइंट बता दिए जावा स्क्रिप्ट के। अब जावा स्क्रिप्ट का काम चालू करते हैं, फिर आपको काम करते करते समझ में आ जाएगा। तो हम इसको सेव कर देते हैं नोट्स को, और ये आपको नोट्स ड्राइव की लिंक पर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, जो हम लोगों ने पुरानी ड्राइव की लिंक बनाई थी वही मिल जाएगा ये। तो ये हमने यहाँ पे सेव किया, जावा स्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर बनाया और इसके अंदर हम इसको सेव करते हैं। इसका नाम दिया हमने JS नोट्स। ठीक है, अब एक हम नया पेज बना रहे हैं और इस नए पेज में हम लोग देखिए लिखना हमें HTML ही है। अगर देखा जाए तो हमें HTML ही लिखना है, बस HTML के साथ साथ अब उसमें जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल होगा। तो HTML, ये देखिए HTML ओपन, HTML क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। सेव किया हमने इसको, इसका नाम दे दिया हमने program1
.html, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम यहाँ program1 नाम रख रहे हैं। .html तो लगाना ही है क्योंकि ये HTML पेज है तो .html लगेगा, लेकिन नाम शुरुआत का जो हम दे रहे हैं program1 वो आप कुछ भी दे सकते हैं, program1, program2, program3 या आपकी इच्छा के अनुसार जो आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पे अभी तो सिंपली एक H1 में हेलो लिखते हैं और इतना चेक करते हैं और फिर इसमें हम आपको बताते हैं कि जावा स्क्रिप्ट कहाँ पर और कैसे यूज कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको रन कराते हैं, तो हम डेस्कटॉप पे आए, अपने फोल्डर पे आए और ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर है जिसको हमने रन कराया program1 को। तो ये हेलो आ गया, देखिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग हेड के अंदर एक टैग इस्तेमाल करेंगे, स्क्रिप्ट टैग। देखिए हेड के अंदर एक टैग इस्तेमाल होता है, टैग का नाम है स्क्रिप्ट टैग। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग सबसे पहला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहला फंक्शन है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, या डॉक्यूमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल क्या है, जो हमारा ये पूरा पेज है ना इसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। ये जो हमारा पेज रन हुआ, ये जो पूरा पेज हमारा आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब डॉक्यूमेंट पर क्या लिखना है लिख देते हैं, इसके फंक्शन के अंदर यहाँ पास करेंगे मान लो जावा स्क्रिप्ट और ये सेमीकोलन लगा देंगे इस तरीके से। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे वो चीज जो लिखनी है और सेमीकोलन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट में शुरुआत में अगर आप देख रहे हैं तो टॉप पे पहले जावा स्क्रिप्ट लिख करके आया, फिर हेलो लिख करके आया। ये हेलो कहाँ से लिख करके आया, हेलो तो हमारा ये H1 में है इसलिए लिख करके आया, लेकिन ऊपर जावा स्क्रिप्ट लिख करके आ रहा है। ये जावा स्क्रिप्ट कहाँ से लिख करके आया, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन से लिख करके आया है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का यूज करके हमने यहाँ पे लिखा है कि जावास्क्रिप्ट। तो अब मान लीजिए ये तो हो गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक फंक्शन। अब हम यहाँ पे और भी कई तरीके होते हैं, आपने कई बार वेबसाइट में देखा होगा कि वेबसाइट में एक पॉपअप आता है और वो बताता है कुछ मैसेज, तो वो कैसे बनाएंगे, देखिए इसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन होता है, फंक्शन का नाम होता है अलर्ट। देखिए फंक्शन का नाम क्या होता है, अलर्ट, ओनली अलर्ट। अलर्ट कैसे बनाएंगे, सिंपली देखिए पहले तो लिखना है आपको अलर्ट, अलर्ट के बाद पैरेंथेसिस सेमीकोलन, पैरेंथेसिस के अंदर आएंगे डबल कोट्स में आप अपना मैसेज पास कर देंगे जो मैसेज आप लिखना चाहते हैं। तो हमने लिख दिया एग्जाम्पल के लिए हाउ आर यू, ठीक है ना, या लिख दिया मैंने वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट। अब क्या होगा, देखिए इसको सेव किया, इधर आए, रन कराया, रिफ्रेश किया पेज को, तो देखिए आप ध्यान से समझिए सभी लोग, ये देखिए एक पॉपअप आया, ये आप देख रहे होंगे, ये एक हमारा यहाँ पे देखिए पॉपअप आ चुका है और यही पॉपअप है हमारा एक तरीके का वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। उसके अंदर देखिए लिख करके आया दिस पेज सेज लिख करके आया, तो ये तो ब्राउजर लिख करके आ रहा है, लेकिन जो ये लाइन लिखी है ना ये हमने जो लिखा था वो है, और ये ओके बटन आती है इसको क्लोज करने के लिए। तो देखिए ओके पे क्लिक करेंगे क्लोज हो गया। तो देखिए एक पॉपअप अलग से आ रहा है, ये आ रहा है अलर्ट का इस्तेमाल करके। तो अलर्ट में जो भी मैसेज आप पास करोगे वो एक पॉपअप की तरह अलग से डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये लॉजिक रहता है जावा स्क्रिप्ट को यूज करने का। अभी आपका कोई डाउट है तो आप बताइए, चैट में लिख करके बताइए, या फिर जो है आप अपना माइक ऑन करके बताइए। बाकी जो है मैं अभी और बता रहा हूँ चीजें कि कैसे और इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेटा मोबाइल में यूज होती हैं, जैसे जावा भी मोबाइल में यूज होती है। हालांकि जावा वेब पे भी यूज होती है, जावा लैपटॉप पर भी यूज होती है, लेकिन जावा को कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वो हर जगह लगभग यूज होती है। लेकिन मोबाइल में पर्टिकुलरली देखें
तो एक कोटलिन नाम की लैंग्वेज होती है, वो सिर्फ मोबाइल में ही इस्तेमाल होती है ना। एक रिएक्ट नेटिव होता है, मोबाइल में इस्तेमाल होता है। कई सारी लैंग्वेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के लिए ही बनाई गई हैं, वो मोबाइल में ही इस्तेमाल होती है। जिसमें से पर्टिकुलर बात कर लें तो एंड्रॉयड में इस्तेमाल होने वाली मेन लैंग्वेज है जो मोबाइल में इस्तेमाल होती है, वो कोटलिन है। ऐसे ही ये एंड्रॉयड फ़ोन की बात हो गई। iOS फ़ोन की बात कर लें तो iOS में जो मोबाइल में लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसका नाम है स्विफ्ट। ठीक है, तो ऐसे कई लैंग्वेज है अलग अलग डिवाइस पे बनाई गई हैं। आपका कोई डाउट हो तो आप बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं कुछ जो चीज़ें हमें बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए तो ये हमारा बेसिक सा एक हमने प्रोग्राम आपको बताया कि जिसका यूज करके हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट काम करता है। अभी डिटेल में आपको समझ में आएगा कब कैसे कहाँ क्या है इसका यूज। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग को समझना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि हमें जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे लिए जाते हैं। ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का यूज कैसे होता है। फिर जावास्क्रिप्ट में हम लोग दूसरी चीज पढ़ेंगे कि इवेंट क्या होते हैं, फिर इवेंट हैंडलिंग, फिर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इवेंट हैंडलिंग क्या होती है। बाकी हम लोग आगे चल करके इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, इनपुट कैसे लेंगे जावास्क्रिप्ट में, आउटपुट कैसे देंगे जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, इनपुट, फिर डॉम ट्रैवर्सिंग कैसे करी जाएगी, डॉम ट्रैवर्सिंग ये भी एक चीज होती है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझाएंगे आगे। डॉम मैनिपुलेशन कैसे होता है। ठीक है ना, ऐसे ही करके कई चीजें होती हैं। फिर फॉर्म वैलिडेशन हम लोग पढ़ेंगे कैसे यूज होता है, स्लाइडर कैसे बनाया जाता है, या फिर जो है किसी टाइम के बाद कोई टास्क कैसे परफॉर्म किया जाता है। ऐसी कई चीजें पढ़ेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले समझना है वेरिएबल कैसे यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब आप सभी को, आपने अगर पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है सुनी है तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने नहीं सुनी है तो हम आपको बताते हैं। वेरिएबल का जो बेसिक यूज होता है, क्या होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में, और कई बार हमें प्रोग्राम में कोई काम करते वक्त हमें कुछ डेटा या कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना होता है। जैसे मान लीजिए हमको किसी ने टास्क दिया कि 2 नंबर को जोड़ के दिखाओ, तो 2 नंबर को जोड़ना तो है, वो तो समझ में आती है बात, लेकिन 2 नंबर पहले हमें रखने पड़ेंगे ना कहीं, या 2 नंबर मतलब हमारे पास होने चाहिए ना पहले। तो वो 2 नंबर, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने बचपन में 5th 7th 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये सब चीजें, कि आप लोगों को मैथ में अक्सर ये चीज सुनने को पढ़ने को मिलती थी कि जब हमें कोई सवाल दिया जाता था कि मान लीजिए ये चीज ऐसे ऐसे है तो इसकी वैल्यू निकालिए। जैसे बताया गया कि एग्जाम्पल के लिए कि x प्लस वाई इक्वल टू जो है x प्लस, ऐसे बताया गया x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 5 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हम x को क्या मानते थे, वेरिएबल। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, हम यहाँ मान लेते थे कि माना x इक्वल टू ये, कि मान लिया x की वैल्यू है 1, तो क्या होगा। तो ऐसे करके, तो ये होता है वेरिएबल। जो हम लोग वेरिएबल्स बनाया करते थे मैथ में, लगभग वही यहाँ भी है कि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे a वेरिएबल लिया और a वेरिएबल में हम कोई वैल्यू रख सकते हैं और जिसको आगे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही हम b वेरिएबल ले सकते हैं, उसमें कोई वैल्यू रख सकते हैं, आगे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने a वेरिएबल लिया जिसमें लिख दिया 10, b वेरिएबल लिया जिसमें लिख दिया 4, और आगे लिख दिया c इक्वल टू a प्लस b, तो क्या होगा, c में क्या आ जाएगा, c में a और b की जो वैल्यू है वो जुड़ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या है, ऊपर हमने डिफाइन कर रखा है 10, b की वैल्यू डिफाइन कर रखी है 4, तो यहाँ c में क्या आ जाएगा 14, अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो यहाँ पे वेरिएबल का ये है कि हम कोई वैल्यू, कोई डेटा को स्टोर करके रख पाए
ताकि इन फ्यूचर में आगे उसको यूज किया जा सके। तो जैसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे लेंगे, लिखा जाएगा वेयर कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड भी आपने पढ़े होंगे जावास्क्रिप्ट को, या आगे कभी पुरानी कोई लैंग्वेज में, तो नहीं पढ़े तो हम समझाते हैं आपको। तो कीवर्ड का मतलब यहाँ पे होता है हर लैंग्वेज में अपने कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका अपना एक फिक्स स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे अगर HTML की बात करें तो HTML में यहाँ पे रिजर्व वर्ड्स हैं, जैसे कि H1, बॉडी, HTML, हेड, स्क्रिप्ट, ये सब क्या है, ये सब HTML के रिजर्व वर्ड्स हैं, फिक्स वर्ड्स हैं कि HTML लिखोगे तो क्या होगा, H1 लिखोगे तो क्या होगा, ये पहले से ही रिजर्व है, पहले से ही इसका मीनिंग प्री डिफाइंड है, फिक्स है। तो यही चीज होती है कीवर्ड। तो यहाँ पे ऐसे ही वेयर भी एक कीवर्ड है जिसका मीनिंग जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड है। तो यहाँ पे देखेंगे वेयर, फिर आगे लिखा जाएगा वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, और इक्वल टू उसकी कोई वैल्यू। बस ये होता है वेरिएबल बनाने का तरीका, है ना, इक्वल टू वैल्यू। तो यहाँ पे कैसे बनाया जाएगा, लिखेंगे वेयर, वेरिएबल का नाम मान लो a, वैल्यू मान लो 5, तो ये हो गया वेरिएबल। ये तरीका मैंने बताया ऊपर, और ये इसका एग्जाम्पल। तो तरीका क्या है, तरीका यही है कि लिखेंगे वेयर, वेरिएबल का नाम, वैल्यू। अब वेरिएबल का नाम आपको थोड़ा सा सोच समझ करके लेना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी वेरिएबल का नाम ले लोगे। वेरिएबल के नाम में 2-3 पॉइंट है, वो याद रखिएगा कि कोई भी कीवर्ड का नाम वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। जैसे अब मान लो जावास्क्रिप्ट में एक वेयर कीवर्ड है, अब आप वेयर वेरिएबल का नाम भी वेयर ही रख दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एरर है, ये फिर या फिर ये गलती कह सकते हैं, ये एरर है, ये काम नहीं करेगा। तो कोई कीवर्ड का नाम वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। अब कीवर्ड कौन कौन से होते हैं ये धीमे धीमे आगे आप समझ जाएंगे। अगर आप नोटपैड प्लस प्लस पर काम करेंगे तो जो वर्ड डार्क नेवी ब्लू हो जाएगा, ये कलर, इसका कलर चेंज हो गया, ये डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू कलर, ऐसा कलर का जो वर्ड हो जाए वो समझ जाओ आपका क्या है, कीवर्ड है। फिर एक नियम ये है, दूसरा नियम ये है कि किसी भी चीज का नाम जो है ना 1 2 3 से स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब 0 से लेकर के 9 तक की जो गिनती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर वेरिएबल का नाम लेना है तो आप ABC नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन 1 ABC नाम का वेरिएबल आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ABC1 नाम का वेरिएबल आप ले सकते हैं। मतलब शुरुआत में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ सकती। दूसरी चीज ये है कि आप कोई स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अब आप चाहें वेरिएबल का नाम रख लें a.b, तो a.b वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, a.b वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, a@b वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। या मान लो सिर्फ ये वेरिएबल का नाम हो जाए $, तो ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ये फिर ये एम्परसेंड, ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, कोई नेम ऐसा होना चाहिए जिसमें स्पेशल सिंबल ना हो, 0 से लेकर के 9 तक की गिनती से स्टार्टिंग ना हो, और कोई कीवर्ड ना हो, बस इतना ध्यान रखना। तो वेरिएबल का नाम ने ले लिया मान लो a, तो a एक वेरिएबल हो सकता है, बिल्कुल। तो ये ऐसे वेरिएबल लेके आप और वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हमने मान लो लिया वेरिएबल a इक्वल टू लाइक 15 लिख लिया इसमें। अब मान लो हमें इस वेरिएबल a की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब राइट के अंदर डबल कोट्स में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि डबल कोट्स में वो चीज लिखी जाती है जो मैसेज होता है, लेकिन यहाँ पे मैसेज नहीं, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, और वेरिएबल का नाम क्या है a, तो बस डायरेक्टली इसमें लिख देंगे a। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का काम था कुछ प्रिंट करना, और ये क्या प्रिंट कर देगा, a वेरिएबल। अब a एक वेरिएबल है तो a को नहीं प्रिंट करेगा, a के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। अब देखिए आउटपुट में यहाँ पे देखो 15 आ गया, ये लॉजिक है। अब अगर आप इसको डबल कोट्स में यहाँ लिख देंगे, डबल कोट्स में a अगर गलती से आपने लिख दिया तो आउटपुट में a ही आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस जावास्क्रिप्ट ने मान लिया कि ये एक मैसेज है। जैसे हमने लिखा था शुरुआत में, जावास्क्रिप्ट
तो ये भी एक मैसेज था, तो मैसेज मान लेगा उसको वो। अगर वो मैसेज मान लेता है तब तो एज इट इज प्रिंट कर देगा, लेकिन आप डबल कोट्स के बिना लिखेंगे तो वो जैसा आपने वेरिएबल लिखा होगा उस वेरिएबल की वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट कर देगा। अब मान लो वेरिएबल की वैल्यू है 15.4, तो यहाँ पे 15.4 प्रिंट हो जाएगा। अगर वेरिएबल की वैल्यू है मान लो 13, तो 13 प्रिंट हो जाएगा। सिंपल है। तो ये बेसिक सा लॉजिक है जावास्क्रिप्ट का। ऐसे ही धीमे धीमे करके हम लोग आगे पढ़ना चालू करेंगे, जिसमें वेरिएबल का नेम, वेरिएबल बनाना मैंने बताया आपको, इवेंट, फंक्शन, इवेंट हैंडलिंग, कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं? इफ एल्स, है ना, नेस्टेड इफ। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं? लूपिंग स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ये होते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे जो है इनको यूज करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इतना ट्राई करके देखिए, ये स्क्रिप्ट टैग लगा करके वेरिएबल लेकर के कुछ प्रिंट करा करके ट्राई करिए। और कल क्लास होगी, डेली क्लास होगी अभी जावास्क्रिप्ट के, जो है पूरा रेगुलर चलेगा जावास्क्रिप्ट। जो है इसके बाद पाइथन भी आपका स्टार्ट होना है, तो लगभग अब जो है आपका क्लास डेली चलेगा। आप लोग अपने टाइम पे रहें। वीडियो आपको इसका मिल जाएगा रिकॉर्डेड। आप लोग को कोई डाउट हो अभी तो आप बताइए। आज की क्लास में इतना ही, आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं।